नमस्कार। दिल्ली के चुनाव में इस बार महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। कोई अगर चर्चा सबसे ज्यादा कर रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी, लेकिन मामला तब विवादों में घिर जाता है कि क्या वाकई में जो बातें की जा रही हैं वो सच है, जब आप ही की पार्टी की एक महिला सांसद और पुरानी सहयोगी ही आपके कई सारे कामों पर सवाल खड़े कर देती हैं। स्वाति मालीवाल पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वो एक के बाद एक दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा बांधे हुए हैं, कई मुद्दे उठा रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं और दिखा रही हैं कि आखिर वादे क्या थे और सच्चाई क्या है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे उन पर भी आरोप लग रहे हैं। जरा आज हम सीधी बेबाक बात उन्हीं से डीडी डायलॉग में करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई आखिर है क्या स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल जी हमारे साथ हैं, राज्यसभा की सांसद और 3 बार दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका। नमस्ते। पहला सवाल तो यही कि मैं आपके लगातार वीडियोस देखती हूँ आजकल, आप खुद ही एक रिपोर्टर की तरह जनता के बीच जा रही हैं, बेबाक तरीके से बात भी कर रही हैं, तो क्यों मतलब अपनी सरकार जो रही 20 सालों का साथ रहा, अचानक से अब ये तमाम चीज़ें? मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मेरी लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई दिल्ली के फेवर में है। मैं आज ये लड़ाई लड़ रही हूँ कि दिल्ली में जो सड़कें हैं वो ठीक होनी चाहिए, बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये जो जगह जगह कूड़े का ढेर बना हुआ है ये साफ़ होना चाहिए, स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल्स बेहतर होने चाहिए। तो मेरी लड़ाई दिल्ली के लिए है, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो खुद ज़मीन पे उतरें। जब तक वो ज़मीन पे नहीं उतरेंगे उन्हें क्या समझ में आएगा कि लोगों की समस्याएं क्या हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और ये मानते हैं कि वो जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं इस देश की यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन हूँ फ्रॉम राज्यसभा, और मेरे को लगता है कि मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं लोगों के बीच में जाऊँ, उनकी समस्याएं समझूं और उनकी समस्याओं को उठाऊं। जैसे मैं पंखा रोड गई, पंखा रोड इज़ एन आर्टीरियल रोड ऑफ दिल्ली। जब मैं वहाँ पे पहुँची, वहाँ पे वो इतनी बड़ी सड़क है, उसमें से 2/3 हिस्से के ऊपर पिछले 2 सालों से बस कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। बस, ऑटो, साइकिल, गाड़ियाँ सब एक लाइन में धीरे धीरे करके कई घंटों का जाम लगता है। तो ये जो समस्या है जो 2 साल से वहाँ के लोग भुगत रहे हैं, मैं वहाँ पे गई, मैंने वो इशू उठाया और 1 दिन के अंदर अंदर एमसीडी द्वारा जेसीबी लगाई गई और वो सड़क आज भी साफ है। और ये मैं आपको 1-1.5 महीने पुरानी बात बता रही हूँ। तो मेरे को लगता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी मेन ड्यूटी बनती है कि जनता के बीच में रहें, जनता जो उनसे सवाल उठा रही है वो जो सरकारें हैं उनको रेज करें। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। आई एम नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द दिल्ली गवर्नमेंट, आई एम जस्ट रेजिंग इश्यूज ऑफ द पब्लिक एंड आई थिंक इट इज माय ड्यूटी टू डू सो। लेकिन एक जिस पार्टी ने आपको चुनकर भेजा होता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उस पार्टी के प्रति आपकी एक निष्ठा होती है, आपके कुछ कर्तव्य होते हैं। आपको लगता है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ ये सब मुद्दे उठाना, जिसने आपको मतलब ऑब्वियसली चैरिटी में तो कोई नहीं भेजता है, काम की बदौलत ही 20 साल से आपकी लगन, आपकी मेहनत थी, इसलिए आप राज्यसभा गई, लेकिन क्या ये सही है? क्या जनता के मुद्दे उठाना सही नहीं है? मतलब हम ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स करें कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके ऊपर अपनी आंखें बंद कर दें, तो ये तो फिर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स हो गई। मैं जिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स से आती हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ और आज भी आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ, और मुझे ये लगता है कि जो काम मैं कर रही हूँ उससे आम आदमी पार्टी का भला ही हो रहा है। क्योंकि आज की जो सरकार है वो बहरी हो रखी है। अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी मार्लेना जी ये रोज उठते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इन्होंने पता नहीं कई 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इनके हिसाब से तो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखें तो दिल्ली, लंदन और पेरिस बन चुका है। तो मैं उनको ही दिखाना चाह रही हूँ, उनको ही समझाना चाह रही हूँ कि सुधर जाओ। अगर आप आज नहीं सुधरोगे तो जनता सुधार देगी। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में मैं तो अपनी पार्टी के लिए बिल्कुल काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी एरिया में जा रही हूँ, वहां पे लोग बता रहे हैं, जैसे मैं संगम विहार गई, वहां पे सड़कों में यहाँ तक पानी है, स्विमिंग करके
भले मेरे को खुद निकलना पड़ा उस सड़क से, तो एक तो ये बताइए कि जब तक मैं एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं वो नहीं करूंगी तो मुझे जब लोगों का दर्द समझ नहीं आएगा तो मैं उनके लिए कैसे लड़ूंगी, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं वहां से निकली, मैं वहां पे हर लोगों से बात करी है, मतलब मैं वहां सुबह 9 बजे पहुंची थी, शाम को 6 बजे मैं उस एरिया से बाहर निकली हूं, और इस पूरे टाइम पे मेरे को हर इंसान ने ये कहा कि जो एमएलए है, जो इस बार का भी हमारा प्रत्याशी है, वो पिछले 5 साल में जब वो जीत गया उसके बाद कभी लोगों के बीच में आया ही नहीं है। पहले साइकिल पे चलते थे, अब फॉर्च्यूनर पे चलते हैं। तो अगर ये बात मैं बताऊंगी नहीं तो फिर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आई एम नॉट डूइंग माई ड्यूटी प्रॉपरली। सी, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट इज माई ड्यूटी? माई ड्यूटी इज टू एक्चुअली tell the people what is happening, and my duty is to work towards it. And if you look at my entire tenure as the Delhi Commission for Women chairperson, तब अगर आप मेरा पूरा टेन्योर देखेंगी 9 साल का, मैं हर रात निकलती थी। कितनी दिल्ली की स्ट्रीट लाइट्स हैं जो मैंने ही ठीक कराई हैं, वो भी दिल्ली गवर्नमेंट की हैं। मैंने कितने टॉयलेट्स में जाकर इंस्पेक्शंस कराया, उसको एक्सपोजे कराया, उसके बाद मीटिंग्स बुलानी पड़ गई हैं टॉप लेवल पे कि भाई ये पहुंच गई वहां पे, उसने हालात दिखाए और हमें अब इसके ऊपर काम करना पड़ रहा है। तो टॉयलेट्स हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, बसेस हो, ये सारे इंस्पेक्शंस मैं तो हमेशा से करती आई हूँ, बिकॉज मैं एक बिल्कुल जमीन की कार्यकर्ता हूँ। 2006 में इंजीनियरिंग की जॉब मिली थी, वो खत्म, वो मैंने ज्वाइन नहीं करी, मैं तब से लेके अब तक जमीन पे काम कर रही हूँ। तो मेरा हमेशा का स्टाइल है। And I really feel that everybody, whoever is a member of parliament, whoever is a member of the legislative assembly, whoever is a councillor, it is their moral duty to be on the ground. जब ये आप बातें कर रही हैं, जब DCW और ये तमाम चीज़ें आप ये मुद्दे उठाती थी, तब आपको अरविंद केजरीवाल अप्रिशिएट करते थे इन सब के लिए कि आप ये मुद्दे उठाती हैं? जी, जिस दिन उनके घर में मेरी पिटाई हुई, उनके ड्राइंग रूम के अंदर, उसके 2 दिन पहले तक मैं देश की लेडी सिंघम थी उनके हिसाब से। दिल्ली महिला आयोग में 9 साल में 1,70,000 केसेस की सुनवाई करी है हमने, जबकि हमसे पहले जो चेयरपर्सन थी उन्होंने 8 साल में सिर्फ 1 केस की सुनवाई करी थी। हर दिन 4,000 कॉल्स आ रही थी हमारी 181 विमेंस हेल्पलाइन पे। हमने एक ऐसा नेटवर्क सेटअप करा था, देयर वर 23 कार्स विद हंड्रेड्स ऑफ काउंसलर्स ऑन द ग्राउंड। जैसे ही कॉल आती थी पुलिस हमारे पास कि पुलिस काम नहीं कर रही, लड़की को छुड़ाना है, इमीडिएटली मेरी टीम जाती थी। एंड ऑन दैट थ्रू दैट 2,500 रेस्क्यू ऑपरेशंस हैव बीन लेड बाय अस। हजारों लड़कियों को हमने सेक्स ट्रैफिकर्स से बचाया है। 2000 कोर्ट हियरिंग्स में हमने सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की मदद करी है। 65,000 सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स को ओवर द पीरियड ऑफ 9 इयर्स हमने काउंसिल करा है। तो दिल्ली क्या, पूरा देश दिल्ली महिला आयोग का लोहा मानता था। तो ऐसे समय में क्या बदल गया कि आपने कहा 2 दिन पहले तक वो लेडी सिंघम कह रहे थे और 2 दिन बाद अचानक उन्हीं के घर में, और आपने ये भी कहा कि वो तो थे घर में उस वक्त मौजूद। जी बिल्कुल थे। आपके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 2 दिन में कुछ हुआ था क्या? देखिए, मैं तो ये बताना चाहूँगी कि, और इनफैक्ट आपके माध्यम से मैं अरविंद केजरीवाल जी को एक ओपन चैलेंज करना चाहती हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैंने कुछ गलत नहीं करा, अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस देश के सामने आके बिल्कुल बताना चाहिए कि उन्होंने मुझे क्यों पिटवाया। क्योंकि फैक्ट तो यही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही मुझे पिटवाया। इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि दूरदर्शन ही एक लाइव नार्को टेस्ट करे, उनका भी और मेरा भी लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लेते हैं। अगर मैं कुछ भी झूठ बोल रही हूँ इस पूरी प्रकरण में तो मेरे को फांसी की सजा दे देना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को सामने आना चाहिए। और डरते क्यों है इतना? क्यों उनकी हिम्मत खत्म हो जाती है जैसे ही स्वाति मालीवाल का नाम लिया जाता है? ऐसा क्या है? बिकॉज अगर आप देखें, जब उनसे पूछा गया कि स्वाति मालीवाल को क्यों पिटवाया, ये पूरा एक हम सब ने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हुआ, तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत असहज हो गए। उनका डर उनकी शक्ल पे दिख रहा था और वो माइक इधर उधर कर रहे थे। तो माइक इधर उधर करने की जरूरत क्या है? आप आइए सबको और बताइए। और मैं इसलिए कह रही हूँ, पहले मैं कभी नहीं कहती थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे पिटवाया। देखिए, जैसे ही मैं वहां पे पिटी, मैंने एक कॉल 112 नंबर पे जरूर करी, क्योंकि मैं मन से उस समय मानती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि विभव कुमार मुझे क्यों पीटेगा। हाँ। वो भी अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन में। वही मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक संबंध इतने खराब हो गए पार्टी में? जी, तो मैं एक बात कंप्लीट कर लूं। तो जब अरविंद केजरीवाल जी के पीएस ही मुझे उनके ड्राइंग रूम में पिटवाएंगे तो फर्स्ट थॉट तो यही आता है। लेकिन जब मैंने पुलिस कंप्लेंट दी
तो मैंने उसमें अरविंद केजरीवाल जी पे कोई नाम नहीं लिया, क्योंकि मैंने उन 3 दिन जब मैं घर बैठी थी, एक तो उनकी तरफ से बहुत दबाव था, बहुत प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, बहुत डराया धमकाया जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं 18 साल से इस आदमी के साथ काम कर रही हूँ। जब इन्होंने इनफैक्ट एक किताब लिखी, एंड ओनली वन बुक ही हैज रिटन इन हिज लाइफ विच इज कॉल्ड स्वराज, और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि 2 ही लोगों ने मेरे को आज तक मेरी जर्नी में मदद करी है, और वो है एक मनीष सिसोदिया और एक स्वाति मालीवाल। तो कहीं ना कहीं जब स्वाति मालीवाल उन 3 दिन बैठ रही थी, अपने आप को समेटने की कोशिश कर रही थी, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी इतने बड़े लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, तब वो अरविंद केजरीवाल को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही थी, 1 to 2%, बिकॉज वो उस कमरे में नहीं थे जहां पे मेरी पिटाई हुई। तो मैंने सिर्फ उनको उतना बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कंप्लेंट कर दी, उसके बाद जिस तरीके का मेरा चरित्र हरण करा गया, उसके बाद जिसने मुझे मारा, विभव कुमार ने, एक मामूली गुंडा है, एक पीएस है, उस आदमी को आज पंजाब सरकार का चीफ एडवाइजर टू द पंजाब चीफ मिनिस्टर बना रखा है। उसको इतनी सैलरी मिलती है कि कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं मिलती। उस आदमी को वो ही द चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, द डीजीपी ऑफ पंजाब, दे आर रिपोर्टिंग टू दिस मैन। उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। मेरे पास तो आज तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। विभव कुमार को पंजाब सरकार से Z+ सिक्योरिटी दी गई, जिसका मतलब यह है कि 70 पुलिस वाले राउंड द क्लॉक उसकी मदद करेंगे, उसके साथ उसकी सिक्योरिटी करेंगे। वो जहां चलेगा वहां पे उसके साथ 7 सरकारी गाड़ियां, जस्ट अ सेकंड, 7 सरकारी गाड़ियां चलेंगी, फायर ब्रिगेड चलेगी, एम्बुलेंस चलेगी। और इतना ही नहीं, उसको जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे वरिष्ठ MP हैं, ND गुप्ता जी, बुजुर्ग हैं, उनका घर लुटियन जोन में, जो कि एक MP की कोठी है, उसको खाली कराया गया है, और विभव कुमार वहां इलीगली रह रहे हैं। तो मैं क्यों ना मानूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे पिटवाया? और इस बात का जवाब कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे क्यों पिटवाया, तो ये तो वही जवाब देंगे जिसने पीटा है। हाँ। विभव कुमार इतना पावरफुल क्यों है? छोटा सा गुंडा है, ठीक है, और मैं तो ये जानती हूँ क्योंकि कई सालों से देख रही हूँ, चप्पल में घूमता था। हाँ। लेकिन आज जब उन्होंने मेरे को पीटा और मुझे घसीटा और मुझे अपने जूतों से जमीन पे गिरा के मारा, तो जो जूते थे वो पुलिस ने जब्त करे आफ्टर द केस, आफ्टर आई फॉर्मली लॉन्च्ड अ कंप्लेंट। और वो जो जूते थे उसकी मेक है गुची, ऑलराइट, ये पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा है। तो जो इंसान जिसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे, जो कि हमने ही काफी बार चप्पलें दिलाई उसको, आज वो आदमी गुची के जूतों में पहन रहा है, Z+ सिक्योरिटी में घूम रहा है। देखिए, सच्चाई ये है कि चाहे वो लिकर स्कैम हो, चाहे वो पंजाब से जो अभी लूट मची हुई है वो हो, ये आदमी अरविंद केजरीवाल का सबसे क्लोजेस्ट राजदार है। तो किसको कब पिटवाया, क्योंकि मैं अकेली तो हूं नहीं, चीफ सेक्रेटरी को भी अभी कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले ही इन्होंने बहुत बुरी तरीके से पीटा था, वो भी रोते रोते घर से बाहर गए थे। तो चीफ सेक्रेटरी हो या प्रशांत भूषण जी हो और शांति भूषण जी हो, जो मतलब जब हम नहीं थे ना, ये वो तब से इनकी मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और शांति भूषण जी 86 ईयर ओल्ड आदमी को इन्होंने धक्का मरवाकर, और इन्होंने सब चीजों में विभव कुमार इन्वॉल्व रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की एक तरीके से वो परछाई है। अरविंद केजरीवाल जी ने कब किसको पिटवाया, कहां से ये जो लिकर स्कैम का चल रहा है जी, कि मनी ट्रेल नहीं मिल रही जी, ये नहीं मिल रहा जी, ये सारा एवरीथिंग इज बीइंग हैंडल्ड बाय विभव। और विभव को मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर विभव कुमार को मतलब ठीक से पूछताछ हो, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सारी चीजें सामने। मैं इसलिए सवाल जानना चाह रही हूँ क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन हम लोगों ने खुद एज अ रिपोर्टर उसको कवर किया। हम जब आते थे कौशाम्बी के ऑफिस में और तमाम जगहों पर, हम देखते थे कि आप अपना लैपटॉप लेकर साइड में सिर्फ काम करने में लगी हैं, आप किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, कुछ नहीं, सीधे आप एक कोने में काम कर रही हैं। विभव कुमार मीडिया से, सब लोगों से इंटरेक्ट करता था, लेकिन उसका एक अलग वो था। आपकी एक सिंसियर और सीरियस वाली छवि थी, चुपचाप रहने वाली, काम करने अभी वाली। भी है। हाँ, नहीं, अब आप काफी बेबाक तरीके से बोल भी रही हैं, तब तो हमने आपकी आवाज भी कभी नहीं सुनी थी, आप साइड में बैठ के अपना काम करती रहती। जी, मैं मानती हूँ उस समय थोड़ी चुपचाप जी। तो अचानक से ये जो परिवर्तन आया कि विभव एकदम से इतना टॉप लेवल पर पहुंच गया, और आपके साथ जो हुआ, और अब आपको अपनी बात रखने के लिए इस तरह से आना पड़ रहा है सामने, ये परिवर्तन इसी वजह से कि वो राजदार है या कुछ और बात है? जी, मैं तो यही मानती हूँ कि राजदार हैं और बहुत बड़े राजदार हैं। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने जब मुझे पिटवाया, कहीं ना कहीं उनको इस बात का बहुत डर है कि विभव कुमार वो सच सबको बता देंगे।
अगर वो नाराज हो गए तो आप देखिए ना सिर्फ उन्हें बचाया जा रहा है, इस देश के जो सबसे बड़े वकील हैं क्रिमिनल लॉयर्स में, उनकी फौज इकट्ठा करी गई है और जो सबसे महंगे हैं वो आज विभव कुमार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मेरी तरफ से कौन लड़ रहा है? कोई भी नहीं लड़ रहा, मैं अकेले लड़ रही हूँ, अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू हो पाया है, ठीक है। तो विभव कुमार को ना सिर्फ बचाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, उनको बहुत ज्यादा प्रमोशन दिया जा रहा है। और ये पहले नहीं था, पहले इतना प्रमोशन नहीं था, पहले तो बस ये है कि हाँ ठीक है, ही वाज अ PS टू अरविंद केजरीवाल जी। नाउ he is going to guide पंजाब चीफ मिनिस्टर कि सरकार कैसे चलाओगे। मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री को ये क्या गाइडेंस देंगे? ये गाइडेंस देंगे कि महिलाओं को कैसे पीटा जाता है अपने घरों में बुलाकर। तो ये हालात हैं, तो वो ऐसा क्यों होगा अगर अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे नहीं पिटवाया? जिस वजह से स्वाति मालीवाल सब कुछ छोड़ के, अपना एक करियर और सारी चीजें छोड़कर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़ी है, अरविंद केजरीवाल की मुहिम के साथ जुड़ी, क्यों बदल गए अरविंद केजरीवाल आज इतना कि अब उनको एक झूठों का सरताज, ये तमगा दिया जा रहा है, उनको बच्चों की कस्में खानी पड़ती हैं और कहा जाता है झूठी कस्में खा रहे। ऐसा बदलाव कैसे आ गया? आप जानती थी कि अरविंद केजरीवाल ऐसे ही हैं या ये बदलाव अभी आया है उनमें रिसेंटली? मुझे लगता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स अ लॉट, और वो चीज़ मैंने होते हुए देखी है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि ये हमेशा से ऐसे थे या ये अब ऐसे हो गए। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म करी और उसके बाद मैं इनके साथ जुड़कर, संतोष कोहली और हमारे 4-5 ही लोग थे उस वक्त, हम सब लोग मिलकर मैं झुग्गियों में 7 साल रही हूँ, क्योंकि मैं ये समझना चाहती थी कि लोगों की समस्याएं क्या हैं और उनको मैं कैसे रिजॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन मेरी तो उनसे पर्सनल बहुत बार बात हो चुकी है। वो बताते हैं कि वो नास्तिक हैं और पूरी तरीके से नास्तिक हैं। पहले था, लेकिन अब उनकी भगवान में आस्था है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बहुत रिसेंटली भी मेरी उनसे बात हुई थी, तब भी वो यही बोलते हैं। देखिए, आपको कुछ इमेज दिखाते हैं, कुछ होते कुछ और हैं, वो सब चल रहा है। तो ये वो अब हुए हैं या पहले से ऐसे ही हैं? आप मुझे एक बात बताइए, मैं 2 चीजें से मैं भी, मतलब मुझे भी समझ नहीं आता। जब स्वराज किताब लिखी गई थी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, उस किताब में ये लिखा गया था कि जब कोई ठेका कहीं पे खुलेगा तो वहां की जो महिलाएं वो निर्णय लेंगी कि ठेका यहाँ खुलेगा या नहीं खुलेगा। लेकिन जब पावर आई और सरकार आया और अंधाधुन पैसा आया इनके पास, तो जब ठेके खुलवाने हुए तो इन्होंने लिकर स्कैम करा। मतलब लिकर स्कैम, मतलब हर गली में ठेके खुल गए। मेरे पास इतनी कंप्लेंट्स आई, वहां जहां महिलाएं रेजिडेंशियल एरिया में ऊपर रह रही हैं, नीचे ठेका खुल गया। गली में जो गुरुद्वारा है उसके बगल में ठेका खुल गया, मंदिर के बगल में ठेका खुल गया, और 1+1 शराब मुफ्त मिलने लग गई दिल्ली में। तो ये कैसे? ये दिखता नहीं कि कितना विरोधाभास है कि आपकी कथनी क्या है और आपकी करनी क्या है। हम ये कहते थे अरविंद केजरीवाल जी ने तो कस्में खाई हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कोई बड़ा घर नहीं लूंगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं किसी भी प्रकार की सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। आज ग्लॉस्टर से कम में ये बात नहीं करते, ठीक है। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और ये सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं मैं बता रही। एक सेकंड। हाँ। और सिक्योरिटी तो हम देख ही रहे हैं कि इनको Z+ सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस से मिली हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने इलीगली पंजाब से Z+ ले रखी थी और अभी भी लड़ाई चल रही है कि भाई पंजाब की Z+ और मिल जाए। मतलब 60 पुलिस वाले काफी नहीं है, इनको 120 पुलिस वाले चाहिए राउंड द क्लॉक। और तीसरा, शीश महल बनाते हैं ये। कोविड में जब दिल्ली जल रही थी, लाशें जल रही थी, तब अरविंद केजरीवाल जी कई 100 करोड़ का एक शीश महल बना रहे थे। 6 करोड़ के पर्दे हैं मैम उसमें, 50 लाख का उसके अंदर कारपेट है, तो और एक बार, जस्ट अ सेकेंड मैम, उसके अंदर बार तक है। तो सरकारी पैसों से, जनता के टैक्स के पैसों से एक गरीब इंसान भी इस देश में टैक्स देता है। जब वो 5 रुपए की माचिस की टिकिया खरीदता है ना, उसमें से भी 50 पैसे टैक्स होता है। उस टैक्स से अरविंद केजरीवाल जी बार बना रहे थे। तो ये सब मुद्दे जब आप पार्टी में, जब आपकी स्थिति ठीक थी, जब आपकी सुनी जाती थी, आपने ये मुद्दे उठाए थे कि क्यों बदल गए इतना, हम तो इस वजह से साथ में नहीं आए थे, हमारा तो मुद्दा कुछ और था, लेकिन अब लगातार ऐसी बातें हो रही हैं। जी, मैं हमेशा से बेबाक रही हूँ और ये जो 9 साल, तो आपकी बातें सुनी जाती थी, क्या जवाब मिलता था? जी, जब इतने पैसे की बात हो रही होगी तो स्वाति मालीवाल की बात क्यों सुनी जाएगी? अगर स्वाति मालीवाल की बात सुनी गई होती तो ये शीश महल नहीं बनता, ना ही ये लिकर स्कैम होता, मैं ऐसा मानती हूँ। तो आप चाहती हैं इस बार बीजेपी आए और आम आदमी पार्टी हार जाए?
मैं ऐसा चाहती हूँ कि जनता जो है वो सोच समझ के वोट करे। मैं किसी पार्टी को जिताने के लिए काम नहीं कर रही, मैं किसी पार्टी को हराने के लिए काम नहीं कर रही, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आज जो दिल्ली के हालात हैं वो मेरा मानना है, क्योंकि मैं 20 साल से ज़मीन पे काम कर रही हूँ, दिल्ली इज़ एट इट्स वर्स्ट। आप एयर पोल्यूशन देख लें, आप यमुना के हालात देख लें, आप हर दूसरी सड़क देख लीजिए वो टूटी पड़ी है, नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं। मैं कल गई थी देवली, मतलब वहाँ इतनी गंदगी है और गरीब लोग रहते हैं, तो गरीब जो इंसान है क्या वो लाइफ ऑफ डिग्निटी डिजर्व नहीं करता? एमएलएज आ नहीं रहे हैं, तो ये सवाल तो जनता पूछ रही है और मैं वो जो जनता पूछ रही है उसके बारे में ही बात कर रही हूँ। आप जनता के सवाल उठा रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप बीजेपी की एजेंट बन गई हैं। वो स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं आपको रोज सुबह और आप स्क्रिप्ट पढ़ देती हैं बीजेपी की। बीजेपी से कुछ तालमेल चल रहा है क्या आजकल? जिस लड़की ने कभी इन्हीं की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी वो किसी और पार्टी की स्क्रिप्ट क्या पढ़ने वाली है? हाँ। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। मैं मणिपुर गई थी और अकेली गई थी। एक वंदना सिंह है जो यहाँ बैठी भी हैं अभी, वो मेरे साथ गई थी। बस हम 2 महिलाएं गए थे। हमारे पास इनकी तरह Z+ सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी, ऑटो में गए थे, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, खुद ही अपने पैसे लगा के गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि हमें लगा कि वहां दंगे हो रहे हैं और उन महिलाओं की हमें मदद करनी चाहिए। अकेले गए थे। अरविंद केजरीवाल जी से तो थोड़ी ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब दिल्ली जल रही थी और दिल्ली में राइट्स हो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल जी ने क्या करा, ये जाकर राजघाट पे आधा घंटे के लिए बैठे और फिर अपने घर में जाके छुप के बैठ गए। मैं तब भी इनके पास गई थी, मैंने तब भी इनसे बहुत भीख मांगी थी कि हम कहते हैं कि हम महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं। जब देश में राइट्स हुए, महात्मा गांधी जी वहां खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पहली गोली मुझे मारो, और अरविंद केजरीवाल जी अपने घर के अंदर छुप के बैठ गए। जब ये नहीं निकले तब मैं और वंदना हम लोग अकेले गए हैं। हमारे पास कोई बड़ा सिस्टम, कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। एक सेकंड, हम लोग वहां पे राइट्स के बीच में गए और लोगों की मदद करी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप लोगों के लिए काम नहीं कर सकते तो वो ना दिखने लगता है। आम आदमी पार्टी आपको जवाब देती है और वो कहती है कि आप महिला सुरक्षा की बात करती हैं, आप कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल महिला विरोधी हैं, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उन्होंने एक महिला को ही मुख्यमंत्री बनाया, आतिशी को। तो महिला विरोधी कैसे हुए? बाकी पार्टी में जो और महिलाएं हैं वो भी ये सवाल नहीं खड़ा कर रही हैं आपके अलावा। जी, मैं ना इससे पहले, क्योंकि आपने बीजेपी के एजेंट की बात बोली थी, वो थोड़ी इनकम्प्लीट रह गई। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इंसान सवाल पूछ ले इनसे, वो बीजेपी का एजेंट है। चीफ सेक्रेटरी भी बीजेपी के एजेंट है, प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी भी बीजेपी के एजेंट हैं। और मुझे बस इतना बता दीजिए, जो लड़की मरने से नहीं डरती उसको कोई पार्टी क्या लोभ दे देगी और क्या डरा देगी। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये अगर इनका झूठ पकड़ा जाता है तो उसके बाद इनका बस एक रटा रटाया जवाब है कि वो सामने वाला बीजेपी का एजेंट है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये तो कह रहे थे कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा स्वाति मालीवाल बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं तो आज भी अपनी पार्टी में लड़ रही हूँ और आज भी अपनी पार्टी के लिए काम कर रही हूँ कि भाई सुधर जाओ। आपने सेकंड सवाल क्या पूछा था? मैं ये जानना चाह रही थी कि आतिशी को महिला मुख्यमंत्री को बनाया, पार्टी में और महिलाएं हैं वो भी ये आवाज नहीं उठा रही, वो तो खड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल के साथ। तो क्या ये कोई पर्सनल अब लड़ाई बन गई है स्वाति मालीवाल की, या वाकई में आम आदमी पार्टी की लड़ाई है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जो एटीट्यूड है वो बहुत डिक्टेटोरियल है, और जहां तक उन्होंने आतिशी मार्लेना जी को मुख्यमंत्री बनाया तो वो तो खुद ही ये बोल रहे हैं कि ये टेम्पररी सीएम है। हम पूरे देश ने देखा, और मेरी अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत ही गंदा विजुअल था कि एक महिला को तुमने मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद उनको ये बोला गया कि मेरी सीट खाली छोड़ो और बगल में बैठो। तो ये क्या मैसेजिंग है? क्यों एक पपेट सीएम की तरह आतिशी मार्लेना जी को ट्रीट करा जा रहा है? मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये बहुत गलत है, क्योंकि जब एक महिला सीएम बनती है, और मैं ऐसा मानती हूं कि महिलाओं के अंदर ज्यादा संवेदनाएं होती हैं, अगर वो स्ट्रेंथ दिखाना चाहे ना, तो मैं ऐसा मानती हूं कि पिछले 4 महीने में दिल्ली की स्थिति सुधर सकती थी बनिस्बत कोई स्ट्रांग महिला को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया होता। आतिशी मार्लेना जी मेरी अंडरस्टैंडिंग में एक 0 परफॉर्मेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं और एक 0 परफॉर्मेंस चीफ मिनिस्टर हैं। आप मुझे बताइए ना, काम क्या किया है? वाटर मिनिस्टर रह चुकी हैं वो, और कालका जी में पानी इतना गंदा आ रहा है या फिर आ ही नहीं रहा। तो जो महिला एक 0 परफॉर्मेंस मिनिस्टर रही हैं, उनको प्रमोट करके आपने चीफ मिनिस्टर बनाया, बिकॉज आतिशी जी हर दिन जिस तरीके की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहते हैं वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैं जरा बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर यंग युवक बैठे हुए हैं, युवक युवतियां, वो भी आपसे सवाल पूछे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ
चुनाव के बाद आप क्या देख पा रही हैं? दोबारा से अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे क्या, या वो फिर आतिशी को ही आगे करेंगे, या किसी और का नाम आएगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी तो अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो बेल रिस्ट्रिक्शंस हैं लिकर स्कैम में वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो बेल रिस्ट्रिक्शंस क्लियरली कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अब सचिवालय नहीं जा सकते कभी, जब तक ये केस चल रहा है। वो बेल रिस्ट्रिक्शंस ये भी कहती हैं कि ये कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। तो जो मुख्यमंत्री फाइल नहीं साइन कर सकता, जो मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकता, वो काहे का मुख्यमंत्री? तो अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बनिस्पत मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन बनेगा ये जनता डिसाइड करेगी। अच्छा, लेकिन वो अपनी अगर दोबारा से फिर से अगर बाई चांस आम आदमी पार्टी आती है, तो आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल भी आगे आ सकती हैं? क्योंकि बीच में उन्होंने, जब उनके पति जेल में थे, तो सारा कैंपेन, सारी पार्टी, अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं मेरे जाने के बाद अगर किसी ने पार्टी को एकजुट किया तो वो सुनीता केजरीवाल थी। नहीं, वो आ तो सकती थी, लेकिन अभी तो वो चुनाव नहीं लड़ रही ना, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? चलिए, कोई सवाल? हाँ स्वाति जी, आधी आबादी की बात होती रही है। दिल्ली में आधी आबादी का एक वर्चस्व रहा है। वोट बैंक के लिहाज से भी सभी पार्टियों की नज़र आधी आबादी यानी महिलाओं पर है, और जिस तरह से महिला सम्मान योजना के नाम पर हर पार्टी आगे बढ़ के एक धन मुहैया करा रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 2100 रुपये महिलाओं के सम्मान के लिए घोषणा की है। पंजाब में भी उन्होंने घोषणा की, जैसा आपको पता है, इससे पहले भी कर चुके हैं। अब आपको लगता है कि ये गेटवे टू द उनके जीतने का एक रास्ता है महिला सम्मान, या किसी और तरह से देखती है? बेसिकली ट्रम्प कार्ड। जी, मेरा ये मानना है कि जो लोग हैं ना दिल्ली के, वो काफ़ी समझदार हैं। और जब मैं ग्राउंड पे जा रही हूँ तो महिलाएं बहुत सारे सवाल पूछ रही हैं, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ और वो सवाल मुझसे ही पूछे जा रहे हैं। 3-4 सवाल महिलाएं पूछ रही हैं। सबसे पहले तो ये बात पूछ रही हैं कि भाई 2100 रुपये आपने अनाउंस करे, तो अभी तो 3 महीने थे ना, अनाउंसमेंट का क्या मतलब बनता है? आप सरकार में हो तो आप दे देते, अगर आप देने लग जाते तो लोगों का डाउट क्लियर हो जाता। दूसरी बात, 1000 रुपये हमने इस बार बजट में प्रावधान करा था कि 1000 रुपये हर महिला को दिल्ली में दिया जाएगा। तो वो जो बजट का प्रावधान है उस पर तो कोई फाइल भी मूव नहीं हुई। अगर 1000 रुपये आज हर महिला को पिछले 1 साल से दिया गया होता तो 12000 रुपये हर महिला के हाथ में होते, तो एक तरीके से वो 12000 रुपये सरकार खा गई। तीसरा सवाल लोग पूछते हैं कि जब पंजाब में आपने 2021 में अनाउंस किया था, आज तक आपने वहां इंप्लीमेंट नहीं करा, तो 36,000 रुपये हर पंजाबी महिला के एक तरीके से लूट लिए गए। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अभी भी पंजाब में तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा, पंजाब में आप अभी कर दीजिए, अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और एक बात बता दूं, दिल्ली में अब काफी लेट है हम इसको करते हुए, 9 गवर्नमेंट्स देश की ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट कर रही हैं, तो इम्प्लीमेंटेड। ठीक है स्वाति, अभी वैसे बहुत सवाल आपके लिए होंगे, लेकिन हमारे पास क्योंकि वक्त की बात है, मैं चलते चलते आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी में कब तक रहेंगी आप? क्योंकि अब तो पूरी तरह से मोर्चा आपने खोल दिया ना, क्या हम देखेंगे अब कुछ समय के बाद आप या तो किसी और पार्टी में या फिर कि छोड़ेंगी? मैम, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर ये इंसिडेंट नहीं होता मैं तब भी यही काम कर रही होती, क्योंकि मैं हमेशा से यही काम करती आई हूँ, उसमें कोई नई बात नहीं है। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरह बदले की भावना से राजनीति नहीं करती। आप इनका व्यवहार देखिए, जब इन्हें राहुल गांधी जी पे प्यार आता है तो ये हाथ मिला लेते हैं, जब इन्हें राहुल गांधी जी से किसी भी बात पे खुंदक हो जाती है तो ये जबरदस्ती जाके, जब इन्हें पता भी है कि हरियाणा में हम अपनी जमानतें जब्त करवाएंगे, तब भी जाके हरियाणा में लड़ाई लड़ते हैं, वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं, जमानतें हमारी जब्त हो जाती हैं, लेकिन हमारी वजह से कांग्रेस हार जाती है। तो ये जो बदले की भावना की राजनीति है, ये जो बिना विचारधारा की राजनीति है, ये जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस की राजनीति है, मैं तो ये कभी भी नहीं करती। अगर ये इंसिडेंट नहीं भी हुआ होता, मैं तो इसी तरीके से जनता की आवाज उठा रही होती और मैं आज भी उठाऊंगी, हमेशा उठाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति मालीवाल, और बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, आप इसी तरह से मुद्दे उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।